वेलकम बैक। हम लोग डिजिस्ट्रा एल्गोरिथम डिस्कस कर रहे थे और लास्ट वीडियो में हम लोगों ने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर डिस्कशन किया था, जहां पे हमने पूरा एल्गो देखा था डिजिस्ट्रा का। लेकिन उस वीडियो में मैंने एक बात बताई थी कि जो हमारी डिजिस्ट्रा एल्गोरिथम है वो दो चीजों पे बहुत इंपॉर्टेंटली डिपेंड करती है। एक होता है हमारा ग्राफ कैसे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और दूसरा हम मिन प्रायोरिटी क्यू को कौन से डेटा स्ट्रक्चर से इंप्लीमेंट कर रहे हैं। ठीक है, ये दो चीजों पे हमारा जो रजिस्ट्रा है उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा डिपेंड करती है। ठीक है, तो जो मेन इफेक्ट्स होते हैं हमारे रजिस्ट्रा की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे, वो तीन ऑपरेशंस की वजह से आते हैं। और इन तीन ऑपरेशंस को हम दो कारणों से वो कर सकते हैं। एक तो ग्राफ रिप्रेजेंटेशन कौन सा यूज कर रहे हैं, हम एडजेसेंसी लिस्ट यूज कर रहे हैं, या फिर हम एडजेसेंसी मैट्रिक्स यूज कर रहे हैं, या फिर हम डेटा स्ट्रक्चर कौन सा यूज कर रहे हैं फॉर इंप्लीमेंटिंग ऑफ प्रायोरिटी क्यू, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो प्रायोरिटी क्यू हमारे पास दो जगह आ जाती है, एक जब हम डिलीशन कर रहे होते हैं और एक जब हम की डिक्रीमेंट कर रहे होते हैं। लेकिन जो हमारा ग्राफ रिप्रेजेंटेशन है वो एक ही जगह का आता है जहां पे हमें एडजेसेंसी फाइंड करनी होती है। तो जो मेन इफेक्ट्स आते हैं हमारे डिजिस्ट्रा एल्गोरिथम के टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर, वो तीन कारणों से आते हैं। वो तीन कारण कौन कौन से हैं उस पर ध्यान देते हैं। n टाइम्स डिलीशन ऑफ ऑन प्रायोरिटी क्यू। तो हमारे पास जब भी हम प्रायोरिटी क्यू के ऊपर n टाइम्स डिलीशन कर रहे होते हैं, ये बहुत बड़ा रोल देता है, क्योंकि यहाँ पे जो हम डेटा स्ट्रक्चर यूज कर रहे हैं उसका हाथ बहुत ज्यादा रहता है, क्योंकि अलग अलग डेटा स्ट्रक्चर की डिलीशन में अलग अलग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है। वहीं अगर हम एडजेसेंसीज की बात करें, फाइंड करनी होती है, तो अगर हम एडजेसेंसी लिस्ट यूज कर रहे हैं तो ऑर्डर ऑफ n प्लस ई टाइम लगता है। वहीं पे अगर हम मैट्रिक्स यूज कर रहे हैं तो ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर टाइम लगता है। तो यहां पे भी हमारे पास जो ग्राफ रिप्रेजेंटेशन है उसके ऊपर हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिपेंड कर रही है। वहीं पे ऑर्डर ऑफ ई टाइम्स जब हम की डिक्रीमेंट करते हैं प्रायोरिटी क्यू के ऊपर, तब भी हमारा डेटा स्ट्रक्चर कौन सा यूज कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। कभी लॉग एन लगती है, कभी एन, कभी कांस्टेंट। तो ये हमें देखना पड़ेगा कौन सा हम डेटा स्ट्रक्चर यूज कर रहे हैं। तो इसी का एक एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं आज, वो है यूजिंग एडजेसेंसी लिस्ट ग्राफ एंड मिन हीप फॉर प्रायोरिटी क्यू। तो जब हम लोग एडजेसेंसी लिस्ट यूज कर रहे हैं ग्राफ रिप्रेजेंटेशन के लिए और प्रायोरिटी क्यू के लिए हम लोग मिन हीप का इस्तेमाल कर रहे हैं, तब मिन हीप इज द बेस्ट डेटा स्ट्रक्चर राइट नाउ टू इंप्लीमेंट डिजिस्ट्रा। ठीक है, क्यों है ये बेस्ट, देखते हैं। अभी अभी के लिए बेस्ट है। हो सकता है आगे हम कोई और डेटा स्ट्रक्चर पढ़ लें, उसके ऊपर हम लोग डिजिस्ट्रा को इंप्लीमेंट करें तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम आ सकती हो। तो सबसे पहला हमारा जो ऑपरेशन है वो है n टाइम्स डिलीशन ऑन प्रायोरिटी क्यू। ठीक है, तो n टाइम्स जब हम डिलीशन करेंगे प्रायोरिटी क्यू के ऊपर, तो हम लोग मिन हीप का इस्तेमाल कर रहे हैं प्रायोरिटी क्यू बनाने के लिए, और मिन हीप का डिलीशन करने की जो मिनिमम एलिमेंट को डिलीट करने की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो होती है लॉग एन। एक को करने की, एक एलिमेंट को अगर हमें डिलीट करना है तो वो लॉग एन टाइम में हो सकता है। वहीं पे अगर हमें एन टाइम से करना हो तो ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें दूसरे ऑपरेशन की, फाइंड एडजेसेंसी ऑफ ऑल वर्टिसेस, तो टू फाइंड एडजेसेंसी ऑफ ऑल वर्टिसेस, तो अभी हम यहां पे लिस्ट का इस्तेमाल करें, मतलब लिंक लिस्ट का इस्तेमाल करें, आप ये समझ सकते हैं। फाइंड एडजेसेंसी ऑफ ऑल वर्टिसेस में हमें ऑर्डर ऑफ n प्लस ई टाइम लगता है। ठीक है, जब हम लिस्ट का इस्तेमाल करते हैं। अब मैट्रिक्स का इस्तेमाल करेंगे तो कुछ और लगेगा। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें ऑर्डर ऑफ ई टाइम्स की डिक्रीमेंट ऑन प्रायोरिटी क्यू, अगर हम ऑर्डर ऑफ ई टाइम्स की डिक्रीमेंट कर रहे हैं हमारी प्रायोरिटी क्यू पे, तो कितना टाइम लगता है, एक की डिक्रीमेंट के लिए हमें लॉग एन टाइम लगता है। एक की डिक्रीमेंट के लिए हमें ऑर्डर ऑफ लॉग एन टाइम लगता है, और हमें कितना करना है, ऑर्डर ऑफ ई।
तो ऑर्डर ऑफ ई के लिए ऑर्डर ऑफ लॉग एन का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा ऑर्डर ऑफ ई लॉग एन। ठीक है, अगर हम देखें तो लॉग एन टर्म जो है वो n से बड़ा है, वहीं पे ई लॉग एन टर्म जो है वो e से बड़ा है। तो हम इसको बोल सकते हैं ये बीच का टर्म है, तो हम इसको इग्नोर कर सकते हैं इस वाली एनालिसिस में। ठीक है, तो जो हमारी ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी वो जो आएगी हमारी, वो आएगी ऑर्डर ऑफ n log n, ऐसे एक लाइन बना देते हैं, प्लस ऑर्डर ऑफ e log n। तो कुछ ऐसी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी, यहां से हम लोग log n को कॉमन ले लेते हैं तो बन जाएगा n प्लस e log n। तो हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है जब हम एडजेसेंसी लिस्ट फॉर ग्राफ रिप्रेजेंटेशन यूज कर रहे हैं और प्रायोरिटी क्यू के लिए हम लोग मिन हीप यूज कर रहे हैं, तब हमारी n प्लस e log n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकल के आ रही है। ठीक है, तो ये थी एक डेटा स्ट्रक्चर को लेके। नेक्स्ट वीडियो में हम और डेटा स्ट्रक्चर्स के साथ आएंगे जहां पे हम सॉर्टेड अरे से लेंगे, मैट्रिक्स को बुला लेंगे, तो 2-3 चीजें वेरिएशंस करके देखेंगे और तब देखेंगे कि कैसे हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो वेरी और ज्यादा करती है। लास्ट में हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आई थी, हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी उसमें n स्क्वायर आई थी, यहाँ पे सेम ही आई होगी जहां तक मेरे को याद है, n प्लस ई लॉग एन ही आई होगी। ठीक है, जब हमने एल्गोरिथम की एनालिसिस करी थी। ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में जहां पे हम लोग इसकी कॉम्प्लेक्सिटी n स्क्वायर भी लेके आने की कोशिश करेंगे और n क्यूब भी लेके आने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं वो कैसे आ सकती है। तो आज की वीडियो यही समाप्त करते हैं। पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।